फ्रेंड्स, मेरा नाम डीएम झा और आपका एस्ट्रॉन टेक्सपिन में स्वागत है। फ्रेंड्स, कई व्यूअर्स की सलाह पे मैंने एक म्यूचुअल फंड की सीरीज तैयार की है। इस म्यूचुअल फंड की सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या, और यह एपिसोड इस सीरीज का 5वां एपिसोड है। और इस एपिसोड में बात करेंगे हम ग्रोथ वर्सेस IDCW ऑप्शंस की। इस पर चर्चा करने के पहले मैं चर्चा कर लूँ कि जब हम म्यूचुअल फंड में या तो ऑनलाइन या फिजिकल मोड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चंस आता है, एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करने का ऑप्शंस आता है कि आइदर यू सेलेक्ट द ग्रोथ ऑप्शन और IDCW ऑप्शन। या तो मुझे इसे समझ में नहीं आता क्या करना है, तो हमें जो समझ में आता है उस टाइम, जो मोमेंट ऑफ टाइम जो समझ में आता है उसमें हम टिक लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इसी बात पे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या होता है। हालांकि बहुत सारे सलाहकार सलाह देते हैं कि ग्रोथ ऑप्शन अच्छा है, कुछ सलाहकार देते हैं कि IDCW ऑप्शन अच्छा है, लेकिन हम उन सलाहकार की बात पे नहीं जाएंगे। हम इसके बेसिक फैक्ट्स में जाएंगे कि ये आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लें ग्रोथ ऑप्शन की। ग्रोथ ऑप्शन में आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसमें जो एप्रिसिएशन होता है, उस अमाउंट को फिर उसी में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। सो वी कैन से दैट अंडर द ग्रोथ ऑप्शन, प्रॉफिट्स मेड बाय द स्कीम्स आर री इन्वेस्टेड इन द स्कीम। अगेन, जो भी 10 रुपये का यदि 12 रुपये हो गया तो वो 2 रुपये आपको मिलते नहीं, बल्कि वो 2 रुपये फिर उसी में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है इंस्टीड ऑफ बीइंग पेड आउट टू द इन्वेस्टर्स। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसमें कंपाउंडिंग बेनिफिट्स मिलता है, इसीलिए इसका रिटर्न इन कंपेरिजन टू IDCW ऑप्शन से बेहतर होता है। बिकॉज IDCW में ऑप्शंस में डिविडेंड पे आउट हो जाते हैं या फिर वो री इन्वेस्ट होता है, तो उसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स या तो नहीं मिलता या कम मिलता है। ग्रोथ ऑप्शन में चूंकि उसी में री इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसकी NAV इन कंपेरिजन टू IDCW अधिक होती है, और उसके नंबर ऑफ यूनिट्स जो इनिशियल फेज में जितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे, नंबर ऑफ यूनिट्स वही होते हैं। चूंकि उसकी NAV बढ़ती रहती है तो पोर्टफोलियो वैल्यू भी बढ़ता रहता है। फ्रेंड्स, मैं फिर बात करता हूं, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जो एप्रिसिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या कुछ और फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है, यदि आपने उस इंटरेस्ट या डिविडेंड को फिर उसी में री इन्वेस्ट कर दिया तो दैट ऑप्शन इज कॉल्ड ग्रोथ ऑप्शन। ये मैंडेट आपको AMC को देना होता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म आइदर ऑनलाइन और फिजिकल मोड में भरते हैं। तो अब बात करते हैं IDCW। IDCW मीन्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल, कैपिटल विड्रॉल। अगेन रिपीट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। फ्रेंड्स, 31/3/2020 तक इसका नाम डिविडेंड ऑप्शंस था, लेकिन 1/4/2020 से 31/3/21 तक इसका नाम डिविडेंड ऑप्शन था, और 1/4/21 से इसका नाम IDCW हो गया। IDCW हो गया मीन्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान या ऑप्शंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट्स मेड बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर पेड एट द सर्टेन इंटरवल्स। जो भी डिविडेंड या इंटरेस्ट या जो भी प्रॉफिट बनती है आपके इन्वेस्टमेंट से, उस प्रॉफिट को एट सर्टेन इंटरवल ये इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है, एंड दैट इंटरवल में बी एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और कुछ स्कीम्स, कुछ डेट स्कीम्स डेली बेसिस पर भी डिविडेंड दिया करते हैं। फ्रेंड्स, इस IDCW में इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट में जो भी डिविडेंड या इंटरेस्ट बनते हैं वो इन्वेस्टर को दे दिया जाता है उनके अकाउंट में इन द फॉर्म ऑफ कैश। आई अगेन रिपीट, डिविडेंड ऑप्शन या IDCW ऑप्शंस दो तरह के होते हैं। एक है डिविडेंड पे आउट। अंडर डिविडेंड पे आउट, whatever dividend is available, it is paid to the investors account in the form of cash। कैश के रूप में उसके खाते में डाल दिया जाता है, और उसमें चूंकि जो भी डिविडेंड होते हैं वो उससे निकल जाते हैं, इसीलिए उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर ही होते। इसको मैं इसके बाद में एक एग्जाम्पल देकर समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, इस केस में डिविडेंड को इन्वेस्टर्स के अकाउंट में डाल दिया जाता है, जिससे कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो ओरिजिनल आप जितने अलॉट हुए थे
एज इन द केस ऑफ ग्रोथ ऑप्शन उतने ही एनएवी रह जाते हैं। और इसकी एनएवी चूंकि जो एप्रिसिएशन जो डिविडेंड होते हैं वो आपके खाते में चले आते हैं, इसलिए इसकी एनएवी ग्रोथ ऑप्शन के कंपैरिजन में कम होती है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ आईडीसीडब्ल्यू और डिविडेंड ऑप्शन इज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। इसमें डिविडेंड पेड इज री इन्वेस्टेड एज एग्जिस्टिंग एनएवी। डिविडेंड पे आउट के केस में इन्वेस्टर के अकाउंट में डिविडेंड चले आते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, और री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में उस डिविडेंड को एग्जिस्टिंग एनएवी पर फिर यूनिट रीपरचेज की जाती है और एडिशनल यूनिट्स आपको अलॉट हो जाती है। इसको एक समराइज फॉर्म में यदि करें हम, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आफ्टर सर्टेन पीरियड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में सबसे अधिक होती, और डिविडेंड पे आउट और ग्रोथ ये दोनों के बराबर होती, और ये दोनों डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट से नंबर ऑफ यूनिट इसमें कम होती। मैं फिर बता रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में सबसे अधिक होती है, और डिविडेंड पे आउट का नंबर ऑफ यूनिट्स और ग्रोथ ऑप्शंस का नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर होती है। यदि मैं एनएवी की बात करूं, तो ग्रोथ ऑप्शन के जो यूनिट्स होंगे उनके एनएवी सबसे अधिक होंगे, और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड पे आउट के एनएवी बराबर होंगे। और यदि रिटर्न की बात करूं, तो रिटर्न ग्रोथ ऑप्शन में सबसे अधिक रिटर्न होंगे, और ऑलमोस्ट डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड पे आउट में ऑलमोस्ट, इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट इट इज ऑलमोस्ट ये बराबर होंगे। फ्रेंड्स, इसे हम एक उदाहरण के तौर पे उदाहरण लेकर समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगी मुझे। एक इन्वेस्टर है जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। एक ऑप्शन है ग्रोथ ऑप्शन, एक ऑप्शन है पे आउट ऑप्शन, एक ऑप्शन है री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एनएवी जब इनिशियल टाइम में जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एनएवी उस म्यूचुअल फंड स्कीम की 10 रुपए है, और 10,000 जब इन्वेस्ट करते हैं तो तीनों ही केस में 1,000 यूनिट्स उनको अलॉट हो जाते हैं उस इन्वेस्टर्स को। और आफ्टर 1 ईयर, एग्जाम्पल लेके कह रहे हैं, आफ्टर 1 ईयर यदि ये एनएवी 10 रुपए से बढ़ के 16 रुपए हो जाती है, तो तीनों की एनएवी आफ्टर 1 ईयर 16 रुपए हो जाती है। अब इन्होंने 2 रुपए पर यूनिट डिविडेंड डिक्लेयर किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 10 रुपए से एनएवी बढ़ के 16 रुपए हो गई, और जब 16 रुपए हो गई तो फंड हाउस ने यह डिसीजन लिया कि इस पे 2 रुपए पर यूनिट डिविडेंड डिक्लेयर किया। क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन में उसी में री इन्वेस्ट हो जाता है, पे आउट नहीं होता है, तो इसलिए इसको डिविडेंड कुछ नहीं मिले ग्रोथ ऑप्शन के केस में। पे आउट के केस में 2,000 रुपए के डिविडेंड बने, और री इन्वेस्टमेंट के केस में भी 2,000 बने। जब डिविडेंड पे हो गया तो एक्स डिविडेंड जो एनएवी होगी वो ग्रोथ ऑप्शन में, चूंकि वो उसकी डिविडेंड बाहर नहीं आई उसी में है, उसके एक्स ईडब्ल्यूसी एनएवी 16 रुपए ही होगी, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन पे आउट के केस में चूंकि 2 रुपए का एनएवी 2 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है जो उस स्कीम से बाहर आई है, तो उसकी एनएवी 14 रुपए हो जाएगी, और री इन्वेस्टमेंट के केस में भी उसकी एनएवी कम होकर 14 रुपए हो जाएगी। अब देखें आगे क्या होता है। एडिशनल यूनिट्स, ग्रोथ में एडिशनल यूनिट्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं मिला है उससे। पे आउट के केस में ये 2,000 रुपए इन्वेस्टर के अकाउंट में चले जाते हैं, इसलिए इन्हें भी कोई एडिशनल यूनिट्स नहीं मिलेगी। लेकिन इन केस ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो 2 रुपए के जो 2,000 रुपए थे इसको एग्जिस्टिंग एनएवी पर फिर इन्वेस्ट कर दिया गया। मतलब इस 2,000 रुपए को 14 रुपए के रेट पे फिर री इन्वेस्ट कर दिया गया, और उसे एडिशनल यूनिट्स 143 एडिशनल यूनिट्स अलॉट हो गई। सो आफ्टर 1 ईयर under all these 3 options, the total number of units would be 1,000 in growth option. In case of payout, here also it would be 1,000, and in case of reinvestment it would be 1,000 plus 143. Total it would be 1,143 units. Now it appears कि reinvestment में units काफी अधिक हो गई, और पे आउट और ग्रोथ में जितनी units थी उतनी ही हुई, फिर तो बेहतर है reinvestment। बट फ्रेंड्स, ये ऐसी बात नहीं है, बिकॉज यदि इसके पोर्टफोलियो वैल्यूएशन की बात यदि करें तो 1 साल के बाद ग्रोथ ऑप्शन की एनएवी 16 रुपए है और टोटल यूनिट्स 1,000 है, तो टोटल वैल्यूएशन 16,000 हो जाएगा, 1000 इंटू 16,000। पे आउट के केस में एनएवी इज 14 रुपीज एंड नंबर ऑफ यूनिट्स इज 1000। सो
valuation would be 14,000 for the units, and ये 2,000 जो है, ये जो उसके खाते में गए हैं वो उसके पोर्टफोलियो के ही पार्ट हैं, ये 16,000 होंगे। और इन्वेस्टमेंट के केस में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 1,143 रुपये हैं और 14 रुपये का एनएवी, द टोटल वैल्यूएशन यहाँ भी 16,000 ही होंगे। सो फ्रेंड्स, ये सब डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन कौन ऑप्ट करे। ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और उसके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पे। यदि किसी को का फाइनेंशियल गोल है कि आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स हमें एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट चाहिए, देन दे विल गो फॉर द ग्रोथ ऑप्शन। लेकिन यदि किसी को चाहिए कि रेगुलर इनकम चाहिए तो दे विल गो फॉर द पे आउट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, तीनों ही ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने से एप्रिसिएशन बराबर होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है और आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है। इसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऑप्ट किया जाए। फ्रेंड्स, ये तो 1 साल की बातें हुई, लेकिन यदि अगले सेकेंड ईयर यदि देखेंगे तो देखेंगे कि वैल्यूएशन ग्रोथ ऑप्शंस का अधिक हो जाएगा, बिकॉज यहाँ एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। ये 16,000 रुपये पर फिर मान लीजिए कि 2% या 10% ऐड हुए, ये इसी में ऐड हो जाएंगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा। पे आउट में चूंकि वो बाहर निकल जाता है, इन्वेस्टर के खाते में चला जाता है, इसलिए इसका वैल्यूएशन ये कम हो जाएगा। लेकिन रिटर्न तीनों में बराबर है। ये टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स पर डिपेंड करता है वो कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करे। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछनी हो, कुछ क्वेरी हो, कमेंट करें, कुछ अच्छी चीज़ें लगी हों उसे बताएं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई हों ये भी बताएं। और मैंने म्यूचुअल फंड पे कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के आप और भी जो म्यूचुअल फंड की जानकारी लेना चाहें वो ले सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल एस्टोन टैक्सफिन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, गुड डे।